इंतजार खत्म हुआ और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं, जो कि जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार के लिए जोरदार झटका इन एग्जिट पोल में लगता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा और मेरी सहयोगी अंजलि मेरे साथ हैं पॉडकास्ट में। और जाहिर तौर पर जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या एग्जिट पोल के नतीजों पर इस बार भरोसा कर लिया जाए? जिस तरीके से चाहे मैट्राइज का सर्वे हो, एग्जिट पोल हो, फिर चाहे पोल ऑफ पोल्स का एग्जिट पोल हो, तमाम एग्जिट पोल जो है वो तो एक तरफा महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बना रहे हैं। और अंजलि, हमने भी जो एग्जिट पोल तैयार किया है वो कुछ ऐसा ही एग्जिट पोल जो है वो हमारा रहा है। 150 से ऊपर सीटें हमने भी एग्जिट पोल में महायुति को दी है। क्या लगता है जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो वाकई नतीजों में तब्दील होंगे और उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, शरद पवार के लिए हार मानी जाए? ठीक है शिप्रा, देखिए अगर आप आंकड़े देखिएगा 288 सीट है टोटल, मेजॉरिटी जो है 144 के आसपास है। अगर आप शुरुआत से देखिएगा, जब सर्वे आ रहे थे, जब ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, उस वक्त भी लगातार एक तरफा जो है वो महायुति के फेवर में ही जा रहा था। अब अगर देखेंगे एग्जिट पोल की, अगर हम बात कर लेते हैं तो ज़्यादातर अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल देते हैं उसमें भी कहते हैं कि -+5 या 10 का जो है डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। लेकिन देखने वाली बात है कि 186 सीटें तक महायुति को दी जा रही है, यानी जो बहुमत का आंकड़ा है उससे बहुत ज्यादा सीटें जो है महायुति को मिल रही है। यानी अगर हम -+10 का आंकड़ा भी ऊपर नीचे कर लेते हैं तब भी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये तो बात स्पष्ट है। अब बात रहा एग्जिट पोल पर कितना भरोसा करे कितना ना करे, क्योंकि हरियाणा चुनाव में तो एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। लेकिन हरियाणा चुनाव में जो एक दिलचस्प बात देखने के लिए मिली वो ये थी कि उस वक्त जो सर्वे थे, जैसे हमारे चैनल ने उस वक्त जो हमने भी एग्जिट पोल बताया, जो हमने सर्वे बताया था वो सटीक था, क्योंकि हम ग्राउंड पे थे, हमने ग्राउंड रिपोर्ट जो है दी थी। और अभी भी हमारे भी जो रिपोर्टर है वो ग्राउंड पर है और उनका भी यही कहना है कि महायुति की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा जो है स्ट्रांग है। अगर हम एग्जिट पोल की बात कर ले तो जैसे कुछ एग्जिट पोल मैं आपको बताऊंगी। एक जो है पोल डायरी की अगर आप देखेंगे एग्जिट पोल जो सामने आई है, इसमें बीजेपी यानी जो ये महायुति है, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, अजीत पवार का, तो उन्होंने कुछ डिवीजन करके दिया है कि किस तरीके से कितनी सीटें जो है मिल रही है। बीजेपी को उन्होंने 108 सीटें जो है उनके हिसाब से वो दे रही हैं। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की गुट है उसे 50 दे रही हैं। अजीत पवार को 28, टोटल 186 सीट दे रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा। यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। ये कहीं ना कहीं बड़ी बात फिर से। हाँ बिल्कुल, तो वही सबसे बड़ा फैक्टर। लेकिन जब ये नतीजे आए हैं एग्जिट पोल के तो इसमें कई फैक्टर का जिक्र हो रहा है, जिसमें कि महायुति के पक्ष में जनता का मत इस तरीके से कैसे चला गया। तो उसमें लगता है कि लाड़की बहन जो योजना थी शिंदे की वो कामयाब साबित हुई। इसके अलावा जिस तरीके से वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की बात फडणवीस ने की, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा जो मौलानाओं के भड़काऊ बयान थे उसमें जो साधु संतों की एकजुटता थी वो यहाँ पर कारगर साबित हो रही है। क्या नुकसान आप देखती हैं कि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को हुआ है? क्या फैक्टर ऐसे रहे हैं कि इतना बड़ा जो उलटफेर है ये कहीं ना कहीं नतीजों में देखने को मिल सकता है? ठीक है, मैं आपको एक और एग्जिट पोल जो है बताना चाहूंगी। एक और जो एग्जिट पोल है पीपल पल्स का है, उसमें अगर आप आंकड़ा देखिए कितना है महायुति को, 175 to 195। अब ये आंकड़ा जो मैंने पिछला एग्जिट पोल आपको बताया उससे भी ज्यादा है ये आंकड़ा। तो और अगर आप महाविकास आघाड़ी का देखेंगे तो वो 100, 112, 90 इसका ये आंकड़ा है। तो एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिए जाते हैं वो भी बहुत मायने रख रहा है। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि -+ जो है 10 का हिसाब है। अगर उस हिसाब से देखें तो ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हर एग्जिट पोल के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि महाविकास आघाड़ी को कितना नुकसान और महायुति को कहाँ फायदा हुआ। तो लाड़की बहन योजना जो है, इसका अगर आप कहेंगे कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में देखा और ये बहुत कारगर साबित हुआ। लाड़की बहन योजना के तहत आज जो जिस तरीके से वोटिंग देखने के लिए मिली, 500-600 महिलाएं एक साथ जाके वोट कर रही हैं, जय श्री राम के नारे लगा रही हैं,
तो कहीं ना कहीं जो लाड़की बहन योजना है उसका असर देखने के लिए मिला। ग्राउंड पे हमारे रिपोर्टर थे, वो भी पूछ रहे थे, वो कह रहे हैं कि पैसे मिल रहे हैं, पुरुष भी कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में भी अच्छा, पैसे यहाँ मिल पे रहे आपने हैं। पैसों का जिक्र किया तो यहाँ पर ये समझा जा रहा था कि जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग हमने देखी, जो हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, जो मुस्लिम उसमें अगर वो लोग गए तो वहां पर हर एक मुस्लिम को जो है फायदा योजना का मिला। लेकिन ऐसा लगता है कि इस चुनाव में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने बहुत बड़ा खेला जो है इस बार कर दिया है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुस्लिम जो शख्स थे वो तो ये कह रहे थे कि भाई योजनाओं का लाभ मिला लेकिन हम वोट नहीं देंगे, वोट हमारी महाविकास आघाड़ी को जाएगी। लेकिन यहाँ पर लगता है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं कि महिलाओं ने कहीं ना कहीं इस चीज को देखा है, समझा है और तब जाकर मतदान किया है। कहीं ना कहीं एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है 5 बजे तक 58% जो है वोटर टर्नआउट था। उसके बाद 3% जो है ज़्यादा हुआ है। ये 3% जो ज़्यादा हुआ है इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है इस बार कंपेयर टू अदर, अगर आप कहेंगे इलेक्शंस देखेंगे 2019 का या उससे पहले का देखेंगे, उससे ज़्यादा जो है वोटर टर्नआउट इस बार देखने के लिए मिला है। और ये जो 3% या 4% जब बढ़त होती है तो यहाँ पर बीजेपी को फायदा होता है, महायुति को फायदा होता है। 2019 में भी यही गेम था, इस वक्त भी यही देखने के लिए मिल रहा है। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए वोटिंग टर्नआउट भी देखा जाए तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इस बार वोटिंग की है। देवेंद्र फडणवीस ने जो एक आप कह सकते हैं जो गेम उन्होंने खेला, जो देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्मार्टली ये बात लोगों को बताई कि हम कहाँ चूक गए, हम कैसे बैठे रह गए और किसी ने वोट जिहाद और इसके नाम पे खूब जो है लोकसभा में जो किया और कहीं रिजल्ट पे आया बहुत कम मार्जिन 500-1000 के मार्जिन से जो है इनके कैंडिडेट हारे थे। और इस बार उन्होंने कहा कि आपको अगर चाहिए कुछ बेहतर चाहिए तो आपको निकलकर वोट करना होगा, और महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के वोट दिया। तो कहा जा रहा है कि ये जो वोटिंग का जो टर्नआउट निकला है ये भी महायुति के फेवर में बहुत ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। आपने कई एग्जिट पोल यहाँ पर बता दिए हैं, इसके अलावा पोल ऑफ पोल्स की बात कर लेते हैं। रिपब्लिक का जो एग्जिट पोल आया है उसमें जो महायुति को सीट्स है वो 157 तक जो है महायुति को सीट्स मिल रही हैं। इसके अलावा 146 तक जो है वो महाविकास आघाड़ी। तो ये जाहिर तौर पर काफी बड़ा अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही कुछ मेट्राइज का सर्वे भी है जहां पर 150 से 170 सीटें मेट्राइज का सर्वे भी दे रहा है, यानी ये आंकड़ा 150 पार ही जाने वाला है, ऐसा फिलहाल एग्जिट पोल में लग रहा है। मतलब प्रचंड बहुमत जो है वो उसके साथ वो महायुति सरकार बना रही है। देखिए एक चीज और जो ध्यान देने वाली बात है, जो मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगा कि चुनाव में बहुत ज्यादा असर देखने के लिए मिला, कि जो सीट बंटवारे के वक्त भी जो महाविकास आघाड़ी में जो ये खटपट चल रही थी, और कांग्रेस का एक इतिहास रहा है जहां पर इनकी आपस में नहीं बनती वहां पर सत्ता गवा देते हैं। बिल्कुल। अगर पंजाब से शुरुआत करें तो वहां पर भी वही स्थिति देखने के लिए मिली, हरियाणा में भी एक दूसरे के खिलाफ ये काम कर रहे थे, स्थिति देखने के लिए मिली। सीट बंटवारे में इस बार भी यही जो है इनका देखने के साथ वही चीज ये देखने के लिए मिली। और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार का जो मामला आया, बैक टू बैक बिटकॉइन स्कैम आ गया, इसके बाद इनके अन्य जो नेता है उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप लग रहे थे। फिर और जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल भी किया गया वो भी तो आप देखिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है इस चुनाव में किया गया। और यहाँ पर जब आप स्ट्रेटजी की बात कर रही हैं तो इसमें एक स्मार्ट गेम जिस तरीके से महायुति ने खेला, वहां पर आप देखिए कि जहां पर जो है बीजेपी जिस उम्मीदवार को टिकट नहीं दे पाई वहां पर शिंदे ने उन्हें टिकट थमा दिया, भले ही वो बीजेपी के कैंडिडेट हों, लेकिन अगर शिंदे के खाते में वो सीट जा रही है तो उन्होंने टिकट दे दिया। तो ये बैलेंस जो बरकरार रखा है, कहीं ना कहीं ये बैलेंस जो है जिताने में एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां पर कामयाबी जो है दिलाएगा महायुति को, ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल में। देखिए दिलचस्प बात यह है कि महायुति को एक तरह से जीत जो है उनको साफ तौर पर प्रचंड जो है बहुमत के साथ तो मिल ही रही है। साथ ही साथ जो आपने बोला कि एक समन्वय जो है इनके बीच में देखने के लिए मिल रहा है, उसमें दिलचस्प बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने भी सामने आकर ये कहा कि महायुति तो जीतेगी लेकिन मुख्यमंत्री जो है बीजेपी का बनेगा। ये बात उन्होंने साफ कर दी। और स्टार्ट में बागियों को लेकर भी यानी वो बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी कि विपक्ष किसी भी तरीके से घेरे। तो ये जो है, और ऊपर से महाविकास आघाड़ी में देखिए कुछ भी क्लियर नहीं है। पहले उद्धव थे, फिर वो भी लाइन से हट गए, फिर सुप्रिया ताई का नाम आ रहा था, फिर वो भी लाइन से हट गई, फिर जयंत का नाम आ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे नाम, बहुत कंफ्यूजन था। और एकनाथ शिंदे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, बहुत खुलकर बहुत क्लियर तरीके से बात कर रहे थे। 2019 में भी बीजेपी किंग मेकर का रोल निभा रही थी, और यहाँ पर भी शिंदे चूंकि बहुत स्मार्ट एक नेता हैं,
वो ये चीज समझ पा रहे थे कि 2019 में जो गेम हुआ उसके बाद उद्धव ने जिस तरीके से एक किनारा किया, और उद्धव सोच रहे थे कि एक इमोशनल स्ट्रेटेजी उनके फेवर में आएगी, वो पूरी तरीके से बीजेपी के फेवर में गई, क्योंकि बीजेपी के साथ उन्होंने धोखा किया। एकनाथ शिंदे को ये बात भी समझ गए कि इस बार भी बीजेपी ही किंग मेकर बनकर उभर रही है। पिछली बार उद्धव को देखकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं वो गलती की, और दोबारा बीजेपी उस चीज को नहीं दोहराएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे को जो मौका मिलना था वो दे दिया गया है। तो ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि उन्होंने विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं दिया जिसपे आप घसीटो या कुछ बोलो या कुछ भी। जिस तरीके से शिंदे ने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया, एकदम साफ सुथरा जो चुनाव है एक तरीके से वो लड़ा गया। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा था शिवसेना के लिए भी और एनसीपी के लिए, क्योंकि दो धड़ों में बढ़ चुकी थी। और जहां तक बात है 2019 की चुनाव की, तो जनता ने ये बखूबी तरीके से देखा है कि किस तरीके से जो है उसके बाद शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने खासतौर पर कंफ्यूजन पैदा किया है महाराष्ट्र में। और ये चुनाव में भी जनता काफी ज्यादा कंफ्यूज महाविकास आघाड़ी में नजर आई। महायुति में उन्हें क्लियर था 3 पार्टी हैं, 3 नेता हैं। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो फडणवीस और शिंदे का नाम चल रहा है। अमित शाह ने यह साफ तौर पर कहा कि शिंदे को हमने मौका दिया, लेकिन अब फडणवीस शायद आगे आएंगे। तो वहां पर सब कुछ क्लियर था, इधर सब कुछ कंफ्यूजन था, और उसमें जनता जाहिर तौर पर भरोसा उन पर नहीं कर रही है इस फिलहाल एग्जिट पोल के हिसाब से। हालांकि फिर वही बात आएगी कि एग्जिट पोल है और नतीजे जो है 23 नवंबर को सामने आएंगे। क्या लगता है कि चलिए ये तो महायुति महाविकास आघाड़ी का जो नतीजा है वो सामने आ गया, ओवैसी, इसके अलावा जो है समाजवादी पार्टी, इसके अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी, ये क्या भूमिका जो है आने वाले वक्त में निभा सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर ओवैसी की मैं बात करूं, उद्धव ठाकरे ने एक वोट बैंक बनाया अपना, जो इस दौरान जिसे साधने की उन्होंने कोशिश की। बहुत ज्यादा वक्त बोर्ड पर बोल रहे थे, बचाव कर रहे थे, तो एक तरह से मुस्लिम वोट जो है वो चाह रहे थे उनके लिए मिले, उनके फेवर में। समाजवादी पार्टी का भी सेम रोल देखने के लिए मिल रहा था। बीच में एंट्री हो गई ओवैसी की। तो ये जो वोट बैंक इनका था, जो ये सोच रहे थे कि एक तरफा इनके फेवर में जाएगा, ओवैसी के आने से वो बढ़ गया। समाजवादी पार्टी भी उन्हें ही अपना एक वोट बैंक कंसीडर कर रही थी, फिर समाजवादी पार्टी में भी वो बढ़ गया। यानी अगर हम इस तरीके से देखें कि एक वोट बैंक जिस पर दावा उद्धव कर रहे थे उसके 3-4 टुकड़े हो गए। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं महायुति की, साफ स्पष्ट शब्दों में, जनसभाओं में, रैलियों में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे एक ही बात कह रहे थे, वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध है। सनातनियों को एक होना होगा, हिंदुओं को एक होना होगा। उन्होंने मंच से ही साफ कह दिया था कि हमें किसका समर्थन चाहिए। लाड़की बहन योजना में उन्होंने कभी डिस्टिंग्विश नहीं किया, सारे तबके को उन्होंने सारी चीजें दी। तो यहाँ पर बटने का हिसाब ही नहीं था। यहाँ पर ये चुनाव स्पष्ट चल रहा था, बिल्कुल एक अलग खेमा था, दूसरा अलग खेमा था, और उसमें जो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, फिर बटेंगे तो कटेंगे, जिस तरीके से नारे रहे, उससे इस चुनाव में कहीं ना कहीं ये साफ हो गया था कि यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक वर्ग है, दूसरी तरफ पूरा जो हिंदुत्व को एकजुट करने की बात हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं खुलकर चुनाव हुआ है, कह सकते हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन जनता के बीच नहीं रहा कि किस पार्टी किस वर्ग के साथ है, किस वर्ग का साथ देगी। क्योंकि आपको याद होगा कि 17 डिमांड्स जो हैं वो मुस्लिम जो उलेमा हैं, जो मौलाना है, और उन्होंने मान लिया था। तो ये तमाम चीजें जनता के बीच पहुंचती हैं और इसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं पड़ता है, जो सनातन धर्म की कहीं ना कहीं रक्षा की बात करते हैं। और देखिए, मैं शिप्रा आपको बताऊंगी, अगर हम जैसे बात कर ले हरियाणा चुनाव की, एक बार फिर मैं बोलूंगी, वहां पर एक मोदी योगी फैक्टर बहुत दिखा, जो कटेंगे बटेंगे उसका बहुत असर दिखा। अब कट्टू, अब महाराष्ट्र चुनाव आ जाइए, बड़े बड़े पोस्टर हर जगह, ये कटेंगे बटेंगे, ये काफ़ी रहा। और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी, अगर आप कहेंगे, चुनौती थी कि इस नारे का तोड़ निकाल के ले आना। कहीं ना कहीं इस नारे ने एक मास्टर स्ट्रोक की तरह काम किया हरियाणा के चुनाव में, और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में भी जो योगी की एक, आप कह सकते हैं, चिंगारी थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे से किया, उसका बहुत असर देखने के लिए मिला। बहुत ज़्यादा एकजुट करने पर वो काम आया। एक तरफ महाराष्ट्र में थोड़ा किनारा किया गया, नेताओं ने किनारा किया, लेकिन घुमाकर फिर वो वही बात कहते नजर आए कि धर्मयुद्ध है। मोदी ने स्थिति संभाल ली ना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कह लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत क्लियर कट, अगर खेमा अगर हम देखें, महायुति की तरफ से उनके पॉइंट्स बहुत क्लियर थे, उनकी योजनाओं को लेकर बहुत क्लियर थे, सीएम फेस को लेकर बहुत क्लियर थे, हमारा वोट बैंक कौन है वो बहुत क्लियर थे, हमें किस आधार पर वोट चाहिए उस पर बहुत क्लियर थे। आपने कई चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया,
एक चीज का जिक्र आप कर रही हैं कि महायुति बिल्कुल क्लियर थी अपनी हर चीज को लेकर, लेकिन यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की अगर हम बात कर लें तो जो एनडीए अलायंस 2024 के ही लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस रहा लोकसभा में महाराष्ट्र में, तो उसी रणनीति के तहत ये चुनाव लड़ रहा था। कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं की गई और वही संविधान की किताब लेकर और वही उसी मुद्दे पर ये सोच रहे थे कि हम शायद इस चुनाव को लड़ लेंगे और जीत भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी नजर नहीं आ रही है। वहां पर जो है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इसका काट जो है वो विपक्ष ढूंढ नहीं पाया और यही शायद वजह भी रही कि वहां पर इस तरीके का ये नतीजा जो है देखने को मिल रहा है। अब देखिए, मैं जैसे कि आपने महाविकास आघाड़ी का जिक्र किया, महाराष्ट्र में अगर हम मुद्दे की बात कर लें, राहुल गांधी संविधान, संविधान, आरक्षण, संविधान। अब बात कर लेते हैं शरद पवार की। बहुत कम बोलते हैं और जो भी बोलते हैं बहुत ऐसा पॉइंट पकड़कर बोल रहे हैं या फिर इतना ज्यादा एक्टिव खुद का है भी नजर इतने नहीं है। बात कर लेते हैं उद्धव की। वो ज्यादातर बीमार रहे, बहुत कम देखने के लिए मिले और वो भी तब देखने के लिए मिले जब उन्हें दिल्ली आना जाना पड़ा सीट बंटवारे को लेकर। चुनाव प्रचार में इतने एक्टिव नजर नहीं आए। आदित्य ठाकरे कहीं दिखे ही नहीं। बहुत आप कह सकते हैं बहुत उन्हें आप कह सकते वो ईद का चांद ही हो गए कि ढूंढना पड़ा बहुत कि कहाँ से मिल सकते हैं। दूसरी तरफ आप महायुति को देखिए, आप फायर ब्रांड नेताओं की उन्होंने झड़ी लगा दी। योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ रैलियां, मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, नितिन गडकरी की ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं उन्होंने की। यहाँ पर जो नेता थे उन्होंने भी की। तो कहीं ना कहीं एक एफर्ट की अगर हम बात करें तो एफर्ट भी बहुत मायने रखता है कि अब जनता से किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। नेताओं को यूटिलाइज करती है और ये महाविकास आघाड़ी का भी नहीं। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के पास भी कोई खास चेहरे हैं नहीं। बहुत गिने चुने ऐसे नेता हैं जो सामने आते हैं और ज्यादातर वक्त अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी। कांग्रेस के पास एक ही चेहरा है, जैसा कि बीजेपी कहती है कि 50 बार 55 बार रिलॉन्च किए जाते हैं, फिर वही स्थिति हो जाती है। तो एक ही चेहरा है और वो अपने मैसेज को कन्वे करने में हर बार फेल हो जाते हैं कि उनको चाहिए क्या। क्योंकि अब यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लोगों के पास संविधान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोकसभा में वो मुद्दा आपका चल गया, लेकिन विधानसभा में जो लोग हैं उनको जमीनी मुद्दे चाहिए। उनको सरकार के आने से क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, जो आम जनता है, जो रेडी वाला है, जो पटरी वाला है, उसके लिए संविधान उसकी समझ से परे है। उसे संविधान जो शब्द है शायद वो सुना हो, लेकिन उसके अंदर क्या है वो नहीं पता है। तो ये जो राहुल गांधी संविधान करके जो ये कर रहे थे, तो उनको एक जो तबका चाहिए, बहुत एजुकेटेड तबका चाहिए जो उस चीज को समझ सके कि लाल किताब क्या है, अंदर क्या चीज है, हम कैसे बता सके। लेकिन जो रेडी वाले हैं, जो पटरी वाले हैं, जिन्हें दिनचर्या जिनका जो है कि 2 पैसे कमाओ, खाओ और रहो, उनके लिए बहुत बेसिक चीजें मैटर कर रही है। उनके लिए 5,000 अकाउंट में जा रही है, वो मैटर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से आवास योजना से उनको 2.5 लाख रुपए का घर मिल रहा है, वो उनके लिए मैटर कर रहे हैं। और योजनाओं का लाभ मिल रहा है, खाना मिल रहा है इतने साल से, तो और उन्हें क्या चाहिए। तो यही अब यहाँ पर अगर देखें तो उद्धव ठाकरे उन्होंने कुछ काम किया नहीं। आपने किसी भी रैली में उनको ये कहते सुना होगा कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हमने ये किया है, ये किसी में भी किसी ने भी जिक्र नहीं, क्योंकि किया ही नहीं तो जिक्र क्या करेंगे। वही तो वो पूछ रहे थे कि भाई क्या किया है जो 2.5 साल आपको मिले, क्या किया है आपने, तो वही चीज है। अच्छा, हमने कई जो एग्जिट पोल है उनका जिक्र किया। इस बीच चाणक्य स्ट्रेटजीज का सर्वे आया है। 152 से 160 सीटें जो हैं वो महायुति को जो है चाणक्य भी दे रहा है। इसके अलावा 130 से 138 सीटें जो हैं महाविकास आघाड़ी को। और इसके अलावा महा एग्जिट पोल का सर्वे भी आ चुका है। एग्जिट पोल जो है 152 सीटें जो हैं वो महायुति, इसके अलावा 126 सीटें महाविकास आघाड़ी। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर हमने 5 से 6 जो एग्जिट पोल हैं उसका जिक्र कर लिया है। कुल मिलाकर सभी जो एग्जिट पोल हैं वो महायुति को 150 से ऊपर, यहाँ तक कि 170 तक और 160, 180 तक सीटें पहुंचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये नतीजों में तब्दील हो जाता है एग्जिट पोल, तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा झटका जो है हरियाणा के बाद न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा, बल्कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो राजनीतिक सफर है वो कह सकते हैं कि खत्म होने की कगार पर भी पहुंच जाएगा। देखिए, इससे पहले भी हमने इस मुद्दे पर जिक्र किया था। उस वक्त हमारे साथ रवि जी मौजूद थे और उनसे हमने यही सिमिलर सवाल किया था कि उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ी गलती की बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ के, उनका जो भी स्वार्थ रहा उसमें निहित। इसके बाद जिस तरीके से सीट बंटवारे में उन्हें किनारा किया गया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की रेस से ही आउट कर दिया गया, अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो स्थिति है अभी वो उद्धव ठाकरे के लिए सबसे ज़्यादा दयनीय होने वाली है। और इसके पीछे का बहुत बड़ा एक कारण है, जिस तरीके से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के उन्हें फेंक दिया गया। ना कांग्रेस कभी खुलकर उनके लिए कुछ कहती नजर आई। बाला साहब ठाकरे का जिक्र
अगर बीजेपी जो कहती है कि बाला साहब ठाकरे का जिक्र ये करते हैं तो हिंदू हृदय सम्राट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इतनी हिचकिचाहट है अपने पिता के नाम को लेने के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस को शायद बुरा ना लग जाए। तो अब जो ये हार होगी, और अगर हम नारायण राणे के एक बयान की बात कर ले, वो कहते हैं 10 से 12 सीटों पर उद्धव सिमट जाएंगे, क्योंकि वो अपना कुछ कर ही नहीं पाए इस चुनाव में खास। और अगर ऐसा होता है तो ये समझिए कि महाविकास अघाड़ी तो खत्म है पटल पे, और इसी के साथ महाविकास अघाड़ी के साथ ही साथ उद्धव ठाकरे का जो राजनीतिक करियर है वो पूरी तरीके से खत्म है। बच गए आदित्य ठाकरे, उनकी नैया या तो शरद पवार या तो अगर आप कह दें कि कांग्रेस के शिंदे गुट में भी आ जाए, कोई उसमें संकोच नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जहां तक बात रही शिंदे गुट की, तो उद्धव ठाकरे ने जो किया है, उनका बीजेपी में एंट्री हो पाना भी एक बहुत बड़ा पेचीदा है। अगर बीजेपी इतनी दयालु निकली, इतनी उदार निकली, कुछ भी हो सकता कुछ है, भी हो सकता है। हाँ। तो एक आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि बीजेपी अगर गलतियों को माफ करके उन्हें एक्सेप्ट करना चाहे। लेकिन फिर भी एक तरह से आप समझिए कि उद्धव इस चुनाव के बाद अगर वो कमबैक नहीं कर पाते हैं, अगर उनकी सीटें ज्यादा सीटें नहीं आ पाती है, जरूरत नहीं है, तो फिर वो बीजेपी छोड़िए, वो राजनीति से ही समाप्त है वो पूरी तरीके से। तो कुल मिलाकर हमने जो है महाराष्ट्र के एग्जिट पोल पर अपनी सहयोगी अंजलि के साथ चर्चा की है और आपको तमाम फैक्टर ऐसे बताए हैं जो कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं महायुति के लिए बहुत बड़ा फायदा पहुंचाते नजर आए, तो वहीं पर महाविकास अघाड़ी के लिए वो कहीं ना कहीं उन्हें धराशायी करते हुए नजर आए हैं। हालांकि नतीजों का इंतजार रहेगा और उसके बाद क्या कुछ तड़का लगेगा ये भी कहीं ना कहीं इंतजार हमें रहेगा। लेकिन फिलहाल हमने अपना एग्जिट पोल भी आपको बताया है, 150 से ऊपर जो है महायुति, हाँ बिल्कुल, सीटें महायुति जो है हासिल करने जा रही है और नतीजे क्या होते हैं इसका भी इंतजार रहेगा, उस पर भी हम चर्चा फिर करेंगे। धन्यवाद।